ओके, आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के ऊपर। कुसुम, ये कोई एंटर किया है, इनको एंटर करो। यस सर, हो गया। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की जो बात करी थी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं। तो जब वो अमेरिकन रेन फॉरेस्ट में कहीं रिसर्च के लिए गए हुए थे, तो एक आइडिया उनके माइंड में आया जब उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया कि हम जितने बड़े एरिया में स्पीशीज, सबसे पहले तो स्पीशीज रिचनेस क्या होता है। स्पीशीज रिचनेस एक टर्म आएगी इसमें। स्पीशीज रिचनेस मींस किसी गिवन एरिया में कितने ज्यादा स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो जितनी ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होगी किसी गिवन एरिया में, उसको हम बोलेंगे स्पीशीज रिचनेस उतनी ज्यादा है किसी भी एरिया में। जैसे सपोज हम लेते हैं अपना एक ग्रासलैंड या रेन फॉरेस्ट का 1 बाय 1 मीटर का एरिया लेते हैं, और उतना ही एरिया हम लेते हैं किसी पोलर रीजन में, और उतना ही एरिया लेते हैं हम किसी डेजर्ट में। तो ऑब्वियस जैसे आप अपने प्रीवियस नॉलेज से पता लगा सकते हो कि जो रेन फॉरेस्ट का वो एरिया होगा, उसमें स्पीशीज की अधिकता ज्यादा होगी। दैट मीन स्पीशीज रिचनेस वहां पर ज्यादा है। तो अलेक्जेंडर वॉन हेमोल्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं, सपोज इस तरह से हम एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं, यहाँ पर सपोज 5 स्पीशीज प्रेजेंट है इस एरिया में। जैसे हम एरिया को बढ़ा देंगे तो स्पीशीज की संख्या बढ़ जाएगी 5 + 4। टोटल स्पीशीज इस एरिया में कितनी हो जाएगी? 9। इस तरह से जैसे हम एरिया बढ़ाते रहेंगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज will keep on increasing. That means species richness increases with increase in the area under consideration, right? लेकिन there is a limit to it. एक पर्टिकुलर एक सर्टेन लिमिट के बाद ज्यादा एरिया बढ़ाने पर स्पीशीज रिचनेस में कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा या बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो उस सब चीजों को इन्होंने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, इक्वेशन के फॉर्म में ड्रॉ किया। तो वही इक्वेशन को हम ग्राफिकल फॉर्म में बनाना यहां पर समझेंगे, और उसकी एक एक टर्म को यहां पर डिटेल में हम समझेंगे, राइट। तो व्हाट ही कंक्लूडेड दैट जो भी हमारे स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। और इसमें जो z है दैट इज स्लोप। जब हम बात करेंगे ग्राफ की, या उसको हमने नाम दिया है रिग्रेशन कांस्टेंट। तो स्पीशीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया टाइम रेज़ टू द पावर स्लोप। यहां पर हम कांस्टेंट को हटाने के लिए वी राइट हियर CA/Z। अब ज्यादा मैथमेटिक्स में हम नहीं जाएंगे, इतना ज्यादा मैथमेटिक्स मुझे भी नहीं आता है। तो इसको जब हम एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर, और ग्राफ के हमने 2 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। एक्स कोऑर्डिनेट पर वी आर टेकिंग एरिया, एंड वाई कोऑर्डिनेट पर वी आर टेकिंग स्पीशीज रिचनेस। दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। और जो इस इक्वेशन से ग्राफ बनता है, दिस इज दिस टाइप ऑफ पैराबोला। अब इस पैराबोला से हमें क्या क्या पता चल रहा है? इसको आपकी बुक में दिया है, इसको इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। S = CA/Z। इस तरह से यहां पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब क्या है यहां पर? सिंपली कि जब हम एक छोटे एरिया को स्टडी कर रहे हैं, एक छोटा एरिया है, तो मींस उस एरिया में मिनिमम, सपोज यहां पर दिस इज 0, दिस इज 10, दिस इज 20, 30, 40 एंड 50।
अगर हम इतने से एरिया को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो स्पीशीज है मिनिमम 10 स्पीशीज यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर जैसे एरिया बढ़ गया, एरिया इस तरफ को बढ़ा तो स्पीशीज भी बढ़ी। तो जिस तरह से हम एरिया बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर एरिया में हम इस तरफ को इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्पीशीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। लेकिन एक लिमिट के बाद आकर क्या हो जाएगा, एक लिमिट पर आके यहाँ पर अगर हम एरिया बढ़ाते रहेंगे यहाँ पर तो नंबर ऑफ स्पीशीज विल बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अगर हम यहाँ से बढ़ाएंगे एरिया और कि हम एरिया इस तरफ को जा रहे हैं कि और ज्यादा एरिया हम बड़ा कर रहे हैं तो स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो पैराबोला है इसमें चीजों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल मीन्स जैसे हमने एरिया बढ़ाया तो एक नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ पर है, हम इस पॉइंट पर फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करके इस पॉइंट पर, तो इसको अगर हमें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट के साथ मिलाना है तो लाइंस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा ओवरलैप करती हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे और ये स्लोप जो है स्ट्रेट होता जाएगा, तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में यहाँ पर, इसको लॉगरिथम की फॉर्म में हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं। और लॉग का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर हम इस टर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, if I write it as log of s, it will be log of c। हमेशा याद रखें जब भी हम दो टर्म्स मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पर एक साइड में और अगर हम उनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो वो ऐड हो जाती है। log c, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम। इसका फॉर्मूला क्या होगा, log c प्लस और जो पावर होती है it comes in front, so it will become z log a। so this is the formula। तो ज्यादा मैथमेटिकल डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज द फॉर्मूला। इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें, y इज इक्वल टू दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ x प्लस mx plus c, sir. Yes, please. mx plus c, sir. mx plus c, y is equal to mx plus c. हाँ, ऐसा कुछ है। mx कहाँ पर, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना। Yes, mx plus c, इसको आप line इस तरह से equation. लिख लो, y is equal to c plus mx। It is somewhat like this। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, मैथमेटिक्स में Yes, आपको sir. बहुत डिटेल में ये बताई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये एक स्ट्रेट लाइन को कंपेयर कर रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो अब ये स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर बता रही है कि एरिया में चेंज होने के साथ साथ जो स्पीशीज रिचनेस है वो कितनी और किस हिसाब से बढ़ती जाएंगी। तो इसमें हर एक टर्म का एक मतलब है। एस हेयर स्टैंड्स फॉर, एस का मतलब क्या है, एस मीन्स Species richness. S means species. Species richness. Yes. Richness. Species richness. Species richness का मतलब आप समझते हो, species richness means कि किसी गिवन एरिया में कितनी ज्यादा स्पीशीज है। ज्यादा स्पीशीज मीन्स ज्यादा स्पीशीज रिचनेस। उसी तरह से यहाँ पर सी का मतलब क्या है, सी हेयर मीन्स, हाँ सी यहाँ पर Sir, है, दिस इज वाई intercept. इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। तो ये y इंटरसेप्ट क्या होगा, इसको बहुत सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें कि जो ये लाइन है, ये लाइन y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, कहां पर इंटरसेप्ट कर रही है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है उसको टच करना या कट करना, तो ये इस पॉइंट पर इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट। अगर मैं इसको हम इस तरह से समझें कि ये y, ये जो लाइन हमने लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी, ये इस तरह से भी हो सकती है, यहाँ से ये ग्राफ भी हो सकता है किसी जगह के लिए, और ये ग्राफ किसी जगह के लिए इस तरह का भी हो सकता है। तो ये तीन लाइंस मैंने यहाँ पर लिखी हैं, तो y कोऑर्डिनेट पर ये तीन लाइंस अलग अलग जगह पर y कोऑर्डिनेट को इंटरसेप्ट कर रही है, कट कर रही है। तो येलो वाली लाइन कट कर रही है लगभग 0.10 के ऊपर,
तो इसका मतलब ये है कि जब एरिया हमने एक मिनिमम एरिया लिया है ऑलमोस्ट 0, तो उस समय जो नंबर ऑफ स्पीशीज उस एरिया में है वो कितनी होंगी, लगभग 10। अगर ये वाला किसी दूसरे एरिया को हम स्टडी कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर इस दूसरे कलर में लिया है, लगभग पिंक कलर में, तो वहां पर ये इंटरसेप्ट करिए इस पॉइंट पर लगभग 10, 20, अप्रोक्सीमेटली 25। तो वहां पर स्पीशीज रिचनेस है 25 स्पीशीज, उसी एरिया में ज्यादा स्पीशीज है। अगर हम मैं तीसरे किसी इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, तो वहां पर ये जो व्हाइट लाइन है वाई एक्सिस को कट कर रही है किसी अलग पॉइंट पर, तो 10, 20, 30, लगभग 32 पर कट कर रही है। तो उसी गिवन एरिया में ना वहां पर नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, 30। तो इंटरसेप्ट का सिंपल सा मतलब अगर आप समझें कि ये जो एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो हम लाइन यहां पर ले रहे इस ग्राफ में, वो वाई कोऑर्डिनेट को लगभग कहां पर कट करेगी, दैट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, राइट। और ये क्लियर है वाई इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज आपके ए हियर इज एरिया, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, एरिया इज यू कैन वेल अंडरस्टैंड, एंड जेड इज हियर कॉल्ड स्लोप, और इसको इस सेंस में हम कहेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ही है ना, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो स्लोप का मतलब यहाँ पर देखिए, इसको हम एक और ग्राफ से यहाँ पर समझेंगे, यही ग्राफ को मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ। तो स्लोप का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी गिवन एरिया के लिए जो लाइन आई ग्राफ की, इट इज लाइक दिस, किसी दूसरे एरिया के लिए इट इज समवट लाइक दिस। चलो दो लाइंस हम यहाँ पर लेते हैं। तो अगर मैं इस लाइन को इस लाइन के साथ कंपेयर करूं, तो एंगल इज θ1 हियर एंड दिस एंगल इज θ2। ऑब्वियसली इसको देख के आप समझ रहे हो कि θ1 ज्यादा है या θ2 ज्यादा है, तो एंगल की वैल्यू θ2 की ज्यादा है एज कंपेयर टू θ1। तो ऑब्वियसली स्लोप is more in case of θ2 as compared to θ1। तो स्लोप का मतलब है कि जो यहाँ पर लाइन है, जो कि हमारे यहाँ पर एरिया और स्पीशीज रिचनेस का रिलेशनशिप दिखा रही है, उसका इंक्लिनेशन कितना है। अगर इंक्लिनेशन कम होगा मींस कम, जो एरिया है ज्यादा एरिया में कम स्पीशीज है, इंक्लिनेशन कम मींस स्पीशीज रिचनेस कम है। इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है तो मींस कम एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा, स्पीशीज रिचनेस इन द गिवन एरिया विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब मोर द इंक्लिनेशन, जेड का स्लोप जितना ज्यादा होगा, ये जेड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, स्पीशीज रिचनेस उस एरिया में उतनी ज्यादा होगी। लेकिन ये एक किसी लिमिट तक होगा, एक लिमिट के बाद इट विल बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि जब हम किसी गिवन एरिया में गिवन एरिया को इंक्रीज करते जाएं, तो आफ्टर अ सर्टेन लिमिट द नंबर ऑफ स्पीशीज इन द एरिया विल बिकम कांस्टेंट, वो और ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगी। उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, राइट। आई थिंक ये चीज काफी हद तक क्लियर हो गई अब। Yes, sir. ओके कुसुम, Yes, is it sir. okay? Okay, who else is there? Ankit. Ankit Dogra. Yes, Ankit, is it Yes, okay? sir. Okay, Yes, right. sir. दूसरा क्वेश्चन था, that was BOD, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकली, जिसको बोला जाता था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इसको हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं। तो इसको आप एक बहुत सिंपल तरीके से समझें। डिमांड का मतलब क्या होता है, जब जिस चीज की हमें जरूरत होती है हम किसी चीज से इसको प्राप्त करते, दैट इज डिमांड, राइट।
कि मान लीजिए हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स, 100 लोग हम हैं एक क्लास में, और वहां पर जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो भी 100 यूनिट है। तो इसका मतलब है कि हर एक बंदे के लिए 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है वहां पर, तो सबकी लाइफ बड़े आराम से कट रही है। लेकिन अगर वहां पर नंबर ऑफ पर्सन्स 200 हो जाते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो उतनी ही रहती है, तो क्या होगा? हर एक बंदे के हिस्से में जो ऑक्सीजन आ जाएगी उसकी जो क्वांटिटी हो जाएगी, इट विल रिड्यूस टू हाफ। तो लगभग लगभग ऐसा ही कुछ होता है जब हम बीओडी की बात करते हैं। तो इस चीज को आप पहले समझ लें। तो बीओडी की जब हम बात करते हैं, निवेदिता कह रही थी कि कुछ उसको बुक में अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम है, तो मैं बुक से ही फाइंड आउट करता हूँ, बुक के लाइन बाय लाइन रीड करके। तो लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना। वेट अ मिनट। So well, I'm here with the book. In the book, it is written. Okay, let me find it out. Yes. BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. The sewage water is treated till the BOD is reduced. BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganism in the sample of water, and thus indirectly BOD is the measure of organic matter present in water. तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या हुआ कि सीवेज की हम स्पेसिफिकली यहाँ पर बात है, सीवेज का एग्जांपल हम लेकर इसको समझेंगे। तो सीवेज में प्रेजेंट क्या होता है? मैक्सिमम उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, वाटर भी होगा और उसके अंदर हमारा जो फीकल मैटर या ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना, उसमें उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना है, उसको सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना है। और ये काम कौन करते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। जितने भी सीवेज के अंदर जो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे वो क्या काम करेंगे? इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करेंगे। ऑब्वियसली जब एरोबिक बैक्टीरिया है तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, दे नीड ऑक्सीजन। और जब उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो ज्यादा बैक्टीरिया होंगे और ज्यादा स्पीड से उनको और बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को उनको डिकम्पोज करना है सिंपल सब्सटेंसेस में। तो जब उनको ज्यादा काम करना है, बैक्टीरिया की संख्या भी ज्यादा हो गई है, तो ऑब्वियसली उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो ये जो बीओडी है इनडायरेक्टली ये क्या बताता हमें? जितना ज्यादा बीओडी होगा किसी भी सैंपल का या सब्सटेंस का, वाटर या सीवेज वाटर के सैंपल का, वो बताएगा हमें कि उसमें उतना ज्यादा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो प्रेजेंट है। अब उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए उसका जो बीओडी है वो ऑब्वियसली बढ़ा हुआ होगा। अब जब ये बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज कर देंगे तो धीरे धीरे ये बीओडी क्या होता जाता है? रिड्यूस होता जाता है। अगर हम और ऑर्गेनिक मैटर उसमें नहीं ऐड कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या करते जाएंगे? ये डिकम्पोज करते जाएंगे और क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। तो जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में वी ट्राई टू रिड्यूस द बीओडी। तो जिस भी वाटर सैंपल का बीओडी जितना कम होगा वो वाटर सैंपल उतना बेहतर होगा कंजम्पशन के लिए। आई थिंक इट इज ओके नाउ। इसमें भी लिखा है कि ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। बीओडी ज्यादा मींस ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, तो ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है। बीओडी कम, ऑर्गेनिक मैटर उतना ही कम, मींस वाटर कंपैरेटिवली प्योर है या साफ है। और बीओडी को डिमांड कौन कर रहे हैं? ऑक्सीजन की डिमांड कौन कर रहा है? ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड बीओडी। क्लियर है ये? Yes, sir. निवेदिता, ओके।
और एक टर्म आती है सीओडी, और हमेशा याद रखिए सीओडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी। तो सीओडी में हम कंसीडर करते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ वाटर। बीओडी में तो हम सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंसीडर करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन सीओडी में हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को भी कंसीडर करते हैं। तो ऑब्वियसली सीओडी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बीओडी। So that is amount of organic and inorganic chemical substances present in the given sample of water, right? So I think it is clear now. आपके कोई भी और टॉपिक्स हों जिसको आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो शाम को आई ट्राई कि जल्दी से अगर क्लास हो सके 7 साढ़े 7 बजे, तो विल ट्राई टू कमेंट द क्लास अकॉर्डिंगली, राइट? और बाकी आप सबको शायद पता होगा कि आपका टाइम टेबल में भी चेंज हुआ है, सबको जानकारी है इसकी? Yes, sir. ओके, तो ठीक है निविता? Thank you, sir. Good evening, ओके sir. बच्चे, ओके कुसुम, इज इट ओके? Yes, sir. अंकित? यस सर। चलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा यूट्यूब पर ना, और लिंक भेज दूंगा आपको। ओके, गुड नाइट, सी यू। Thank you so much, sir. ओके बच्चे।